हेलो डियर स्टूडेंट, चलो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं तो गुजसेट 2025 का पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन ये लेक्चर देखने के पहले एक नोट हाथ में ले लो, पेन हाथ में ले लो। जैसे नया क्वेश्चन डिस्प्ले पे आए खुद गिनने का ट्राई करो, हो जाता है तो आंसर टैली करो, आगे बढ़ो। नहीं आ रहा है तो पूरी मेथड देख सकते हो। चलो टाइम लॉस किए बिना सीधे आगे बढ़ते हैं। पढ़ो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। 13.6 eV energy is required to separate a hydrogen atom into proton and an electron. If the orbital radius of an electron in hydrogen atom is this much, ये आपको रेडियस दी है, then the velocity of electron is, आपको वेलोसिटी दी है। यहाँ पे देखो ये रेडियस यहाँ पर जो दी है वो तो कोई काम की है ही नहीं, आपको यहाँ पर ही पता चलना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 13.6 eV। ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है ना। इसको हम नेगेटिव में लेंगे और हमको पता है कि जो ऑर्बिट में जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होगी। तो माइनस 13.6 eV, तो ये आपको मिल जाएगा 13.6 eV। और अभी आपको स्पीड चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, 1/2 mv² इज इक्वल टू 13.6 eV। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को सामने भेजो, 13.6 eV की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लेते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पावर पहले देख लेते हैं। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻12 पावर, सही है ना, 10⁻12 पावर। और बाकी का कैलकुलेटर से कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इक्वल टू, और उसका क्या निकालेंगे स्क्वायर, तो 2.2 आंसर आ रहा है। अरे एक मिनट, ओके यहाँ पर जो भी वैल्यूज आए, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएगी बच्चों उसका स्क्वायर रूट हमको करना है, सही है ना। तो फिर से एक बार कर लेते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिर्फ डायरेक्ट हम v की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.2 और ये 10⁻12 पावर थी तो उसका स्क्वायर रूट होके 10⁻6 हो जाएगा, सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे बैठने वाला है कौन सा, सी वाला। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। भाई ग्राउंड स्टेट में उसकी टोटल एनर्जी आपको दी है -13.6 eV। द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, रिलेशन हमको पता है, E इज इक्वल टू -k इज इक्वल टू U/2, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो उसकी टोटल एनर्जी होगी उसकी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 13.6 eV। और पोटेंशियल की बात करेंगे तो 2E करेंगे, 2 इंटू -13.6 तो ये आ जाएगा -27.2 eV, सही है। तो सबसे पहले पोटेंशियल बोला है तो पहले पोटेंशियल लिखेंगे और फिर काइनेटिक बोला है, सही है। तो आपका आंसर कौन सा बैठने वाला है, ए, सही सही। नेक्स्ट, थर्ड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कॉलिजन ऑफ टू ड्यूटेरॉन। रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन इज 2 फर्मी। भाई समझो बच्चों, दो ड्यूटेरॉन जब एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, एक की रेडियस r ले ले, दूसरे की भी r रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2r। ड्यूटेरॉन मतलब कौन, 1s2, उसमें एक प्रोटॉन का चार्ज होगा +E। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसका बैरियर पोटेंशियल होगा KQ1Q2/r, लेकिन r की जगह पे हम लेने वाले हैं 2r, सही है बच्चों। ओके, तो अरे यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो यहाँ पे कर ले, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 इंटू, आपको रेडियस दी है 2 फर्मी, 2 और फर्मी का होता है 10⁻15। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 576। ओके, शायद वही आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 4, 5.76, सही है ना। 5.76 इंटू 10⁻, ये गया ऊपर 24, यहाँ पे -14 जूल आंसर आने वाला है। कहाँ पर है ऐसा आंसर,
ये रहा, सही है। इसको ईवी में पूछे, इफ ईवी में पूछा है इसको, तो हम इसको करेंगे 5.76 इंटू 10⁻14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, सही है। तो ये डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 1.6, ये 3.6 आ गया, और यहाँ पे 10⁵ EV। टेक्स्ट बुक में ये आंसर आपको ये करके दिया है, याद रखना। फिलहाल ये आंसर आएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखने जाओगे तो ये आंसर भी हम लिख सकते हैं। देखना कौन से यूनिट में आपको पूछा है। 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नेट इफेक्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन अकर्स इन द सन। सन में कौन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होती है, उसमें हमने देखा है कि भाई 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। तो हीलियम का क्या है 2He4, और पूरी साइकिल में 26.7 मेगा ईवी एनर्जी रिलीज होती है, सही है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक की थियरी में है, देखना ध्यान से। 5th, विच आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स तो न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, न्यूट्रॉन्स मतलब A - Z ये इक्वल होना चाहिए दोनों में। चलो यहां पर करेंगे तो देखो नहीं हो रहा है, ये आइसोबार है, दोनों के A सेम है, Z डिफरेंट है। यहां पर करेंगे तो ये भी एक दूसरे के आइसोबार्स है, देखो 3 है। यहां पर करोगे तो ये आइसोटोप्स है, ये दोनों में Z सेम है लेकिन A डिफरेंट है। यहां पर करेंगे तो 198 - 80, तो ये हो गया 118, सही है, सही है। ये 197 - 79 करोगे तो ये भी 118 होगा। तो आइसोटोन कौन होगा, D वाला आंसर आपका बैठ जाएगा। 6, what is the current flowing through the given circuit? A given diode is an ideal diode. चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डायोड दिया है और उसके जो वोल्टेज है, एंड पॉइंट्स के वोल्टेज, वो फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में। देखो ये +6 वोल्ट है और ये +5 वोल्ट है। जो बड़ा है उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो छोटा वोल्टेज है उसको नेगेटिव मानेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और ये नेगेटिव, तो आपका जो डायोड है वो कौन से बायस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया। और फॉरवर्ड बायस में आ गया तो करंट हम लिखेंगे डेल्टा V अपॉन रेजिस्टेंस, लिखेंगे ना। तो डेल्टा V, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 वोल्ट, 6 - 5, और रेजिस्टेंस आपको दिया है 100 ओम, ये हो जाएगा 10⁻² एम्पियर। हमको मिली में चाहिए तो हम यहाँ पे 10 × 10⁻³ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। कहाँ पर है ऐसा आंसर, तो ये आपको मिल जाएगा C में, सही है। 7, व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू PN जंक्शन, तो क्या होगा भाई, जब रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डेप्लेशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन के होंगे। तो यहां पर जो बैरियर पोटेंशियल है ये ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेज होगा यहाँ पे। और याद रखो यही चीज फॉरवर्ड बायस में लोअर्स होती थी, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बायस है तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा। 8, अ फिल्टर सर्किट यूज्ड इन अ रेक्टिफायर, द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर आर 200 ओम एंड 15 माइक्रोफेराड। तो ये कैपेसिटर दिया है, ये रेजिस्टेंस दिया है, और आपको पूछा है टाइम कांस्टेंट। देखो भाई टाइम कांस्टेंट वैसे तो सिंपल है, टाउ = हम लिख सकते हैं RC, सही है। फिल्टर सर्किट में ये डिस्क्राइब किया हुआ हमने। तो R कौन है बच्चों, 200, 15 माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 × 10⁻⁻6, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 मिली सेकेंड। ये 3 यहाँ पे कट कर लोगे तो 3 × 10⁻⁻3, तो आपको 3 मिली सेकेंड आंसर मिल जाएगा। 9, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2Q एट डिस्टेंस R इज A। चलो बोल देते हैं यहाँ पे जो है पहले कि भाई यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 2Q, उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, E। तो हम लिख सकते हैं कि भाई E = K Q/R²। फॉर्मूला हम जानते हैं, Q पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। फिर now the charge Q is uniformly distributed over a thin spherical shell of radius R. The electric field at distance R/2, R is very large as compared to R, from the center of thin spherical shell is। देखो आपका शेल काफी छोटा है, ऐसा मान लो ये रेडियस R है, आपको फाइंड कहां पे करना है, यहां पे। अभी नया डिस्टेंस आपका हो गया R/2, लेकिन जो शेल है उस पर चार्ज 2Q नहीं है, वहां पे Q चार्ज है।
हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई ये पॉइंट कहाँ का है, ये तो बाहर का पॉइंट है और बाहर के पॉइंट के लिए पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड गिनेंगे, सेंटर पे। तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हो गया बच्चों। चलो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या स्क्वायर होके जाएगा, तो 4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो इसमें हमको E के फॉर्म में लाना है तो उसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 इंटू 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, या तो रेशियो भी ले सकते थे लेकिन ये फॉर्म में लाना है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2E। सही है, सही है। इलेक्ट्रिक क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा ना, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 2E। नेक्स्ट 10, 15 charges each of value q are placed on x axis at equal distance 0.5 r. The maximum electric flux associated with the spherical closed surface of radius 1.5 r in which one of the charges at the center is. Okay, चलो यहाँ पे क्या पूछा है, मान लो कि एक लाइन है, ये लाइन पे यहाँ पे अलग अलग चार्जेस रखे हैं, एक यहाँ पे रखा है, दूसरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ऐसे कितने चार्जेस रखे, 15 चार्जेस रखे यहाँ पे रख, समझो ये टोटल 15 चार्जेस है, टोटल 15 चार्जेस है। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 0.5 r। देखो हमको दिया है इक्वल डिस्टेंस पे रखे सारे, तो हमको क्या करना है, किसी एक चार्ज को हम सेंटर ले लेंगे। चलो इसको मैंने सेंटर ले लिया और फिर वहां से हम एक स्फीयर ड्रॉ करने वाले हैं, कितनी रेडियस वाला, 1.5 r वाला। तो मैं यहां से ये 0.5 r, तो मैं यहां से एक स्फीयर ड्रॉ करूंगा, तो ये स्फीयर ये बना और इसके साथ जो हमको फ्लक्स है वो काउंट करना है। कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कौन, एंक्लोज चार्ज। Q कौन सा चार्ज, जो चार्ज स्फीयर के अंदर होगा वो। तो स्फीयर के अंदर कितने चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 चार्जेस है, तो 7Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है बच्चों, लेकिन जो समझो आप, तो ये थोड़ा टेक्निकली गलत है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है वो उसके पॉइंट, उसके सरफेस पे है, ये है उसके सरफेस पे है, तो इसका हाफ चार्ज निकल जाएगा, इसका हाफ चार्ज निकल जाएगा, तो ये दोनों एक ही यूनिट गिने जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर 6Q अपॉन एप्सिलॉन 0 आना चाहिए। जो टेक्निकली देखने जाए तो 6Q अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम 7Q अपॉन एप्सिलॉन 0 को सही आंसर मानेंगे। सही है बच्चों, सही है। चलो क्लियर। नेक्स्ट 11, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी अ चार्ज Q एंड मास 2m, याद रखना मास दिया है 2m एंड चार्ज Q is placed stationary in uniform electric field of intensity E when the charge is released its speed after n second। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रखेंगे Q तो उस पर फोर्स लगता है QE, और इसी को हम बोल देंगे फोर्स F इज इक्वल टू ma, तो उसको एक्सलेरेशन मिलने वाला है QE अपॉन m। लेकिन बच्चों यहाँ पे गौर करना, मास आपको दिया है 2m, तो यहाँ पे 2m लेना पड़ेगा, और यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी गिनने जाएंगे आफ्टर टाइम t, सो v इज इक्वल टू v0 प्लस at, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया QE अपॉन m इंटू t, लेकिन यहाँ पे 2m आएगा, तो आंसर कौन सा, ओके यहाँ पे टाइम n सेकेंड्स बोला है, तो यहाँ पे n लिख लेंगे, QEn अपॉन 2m। कहाँ पर है बच्चों ऐसा आंसर, QEn अपॉन 2mn, अरे ओके ये रहा, ये रहा। चलो नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से, और क्या बोला है, as shown in figure charges plus q minus q are placed on the vertices of square, each side length 12। देखो बच्चों ये जो लेंथ है वो 12 है, ये जो टोटल लेंथ है वो भी 12 है, तो ऑब्वियसली ये जो हाफ लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ है वो L हो गई। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट A ऑफ प्लस Q, ये दोनों प्लस Q के बीच में जो पॉइंट है यहां पर A पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल गिनना है। चलो भाई मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि A पॉइंट पे पोटेंशियल किसका, एक प्लस Q का, दूसरा प्लस Q का,
दो माइनस क्यू चार्जेस है, सही है कि नहीं? जितने चार्जेस उतने पोटेंशियल, 1 2 3 4। हम देख सकते हैं कि ये जितना चार्ज है उतना ये भी है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों चार्जेस के, डिस्टेंस भी तो सेम है, ये भी डिस्टेंस L ही होगा, तो ये दोनों का पोटेंशियल जो भी होगा उसका डबल कर देंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 इंटू वी प्लस क्यू। और वैसे ही ये दोनों का डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा √5L। अरे 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 अरे, मैंने यहां पे क्या कर दिया बच्चों, √5L, सही है बच्चों। 2L स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 5L स्क्वायर, तो √5L आ जाएगा। तो ये दोनों का पोटेंशियल भी यहां पे सेम होगा, तो उसको भी हम डबल करेंगे, तो प्लस नेगेटिव का पोटेंशियल, सही है, तो चलो लिख ले 2, इसका पोटेंशियल किसी एक पॉजिटिव चार्ज का KQ/L प्लस K माइनस क्यू, भाई दूसरे दो चार्जेस अपने नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव लिखेंगे, अपॉन √5L, सही है सही है। चलो तो जो कॉमन निकल रहा है निकालो, यहां पे 2 तो ऑलरेडी निकाल लिया है, KQ/L निकाल लेंगे, तो यहां पे 1 माइनस कहां पर है ऐसा आंसर जो आपको दिखे, हाँ तो आपको आंसर दिखने वाला है ये वाला, सही है सी। नेक्स्ट 13, चार्ज 1.6 into 10⁻⁷ कूलम आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर radius r. The ratio of electric potential inside the spherical conductor to the electric field on the surface. हमने एक स्फेरिकल शेल लिया, अरे क्या किया मैंने, इसको शेल बोला है तो मैं ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, हमने एक शेल लिया, सही है, यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज है उस पर, तो हमको पता है कि जब भी इस पे चार्ज रखेंगे तो सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा, उसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और इनर पार्ट में नेट चार्ज 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अंदर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R²। देखो यहां पे चार्ज सेम है, चार्ज हमको Q दिया तो Q के फॉर्म में लाएंगे, और यहां पे पोटेंशियल कितना होगा भाई, अंदर का कोई भी पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल कितना, तो जितना उसकी सरफेस पे होगा, जितना उसकी सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर के कोई भी पॉइंट पे होगा। तो हमको क्या करना है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, ये इसका रेशियो चाहिए। लेकिन हमको पता है बच्चों पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसकी सरफेस पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही वैसे, तो इसकी जगह पे लिखेंगे तो KQ/R, और इसकी जगह पे लिखेंगे तो KQ/R², तो ये रेशियो आपका हो जाने वाला है R, सही है सही है। नेक्स्ट 14, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 वोल्ट एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट P एंड Q। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा है, तो फिर हमको डिसाइड करना है क्या भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P इज लेस देन Q। अरे नहीं यार, हमको पता है कि चलो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहां पर, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, और उसकी वैल्यू होती है σ/ε0, जो E सेम है तो फोर्स का फॉर्मूला Q × E लिखेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों पे फोर्स लगने वाला है जो है वो सेम ही होगा। कहां पर ऐसा आंसर, ये रहा D, सही है। नेक्स्ट 15, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज Vd इन अ कंडक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन A एंड द कैरीज अ करंट I। ओके, तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट आ जाना चाहिए, Vd = I/A/N/E, सही है। नाउ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आर डबल्ड। चलो भाई, हमने यहां पे क्या चेंज कर दिया, करंट भी डबल कर दिया और एरिया भी डबल कर दिया, मटेरियल वही है, मतलब नंबर ऑफ डेंसिटी सेम ही होगी। द न्यू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे 2 निकल गए बच्चे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, जितनी ड्रिफ्ट स्पीड पहले थी अभी उतनी ही होगी, सही है सही है। 16, एज शोन इन फिगर इन बैलेंस्ड कंडीशन, चलो ये व्हिटन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है,
तो फिर हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, हम गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 10 ओम है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे R जो है उसको पैरेलल में R/N कनेक्टेड है। सही है, तो हमको डिसाइड ये करना है कि n की वैल्यू क्या है। चलो ये दोनों का इक्विवेलेंट हम सबसे पहले फाइंड कर ले। भाई ये दोनों का इक्विवेलेंट चलो मैं मान लेता हूं R इक्विवेलेंट। तो कैसे गिनेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, ये दोनों पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला यूज करें, 1/R1 मतलब R और 1/R/N, तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 1/R। तो ये इक्विवेलेंट आ गया आपका R/N+1। ये दोनों का मिला के रेजिस्टेंस क्या आया, R/N+1। सही है, ये n ऊपर जाएगा, एलसीएम R सेम है तो 1 + n मतलब n+1/R, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। और अभी बैलेंस्ड कंडीशन है, भाई बैलेंस्ड कंडीशन होगी तो क्या होगा कि जो बैलेंस कंडीशन है तो 15/R इज इक्वल टू 10 ये रेजिस्टेंस R/N+1। R कट हो गया, यहाँ पे 5 से 3 से कट होगा, यहाँ पे 5 से 2 से कट होगा, तो 3 इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 2n+2, सो 2n इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 1/2। एकदम इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत ट्विस्ट था लेकिन इजी है। चलो 17, इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज, भाई ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। मुझको ये चीज पता है कि V और Q ये दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कौन है, 32 ओम। तो मुझको यहां पे IR, PD का फॉर्मूला क्या है IR, I मतलब जो यहां से करंट फ्लो होगा, और P और Q के बीच का रेजिस्टेंस कौन है 32, तो यहां पे 32 रखने वाले हैं, यहां पे होगा 32। लेकिन बच्चों करंट कितना, करंट हमको पता नहीं है, लेकिन एक काम करता है, यहाँ पे पोटेंशियल है 60 वाट, यहाँ पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट, और ये दोनों यहाँ से यहाँ तक दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो सर्किट का टोटल वोल्टेज पीडी क्या हो गया, टोटल पीडी 60 - 0 मतलब 60 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस हम बोल देंगे यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस 64 + 32 ये हो गया 96 ओम। ओके, तो हमको सर्किट में करंट क्या मिलेगा, भाई करंट होगा ΔV/R। डेल्टा V कौन है बच्चों 60, R कौन है 96, बस ऐसे ही रखो चलेगा। तो फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो I क्या होगा 60/96, 30 यहाँ पे 3 आएगा और ये ऊपर कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 20 वोल्ट। क्या आंसर आएगा 20 वोल्ट। सही है, आना चाहिए। बाकी जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट गिन लेंगे। यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो PD 60 ड्रॉप हो रहा है, करंट दोनों में सेम होगा क्योंकि सीरीज में है, इससे इसका रेजिस्टेंस हाफ है, जिसका रेजिस्टेंस हाफ वहाँ पे पोटेंशियल भी 2:1 के प्रोपोर्शन में होगा। इसका रेजिस्टेंस डबल तो IR उसका डबल होगा, इसका सिंगल होगा। तो यहाँ पे 2:1 के प्रोपोर्शन में होगा तो 60 के 2 डिवीजन करेंगे, एक 40 और एक 20, तो इसका PD होगा 20 और इसका होगा 40। ऐसे भी कर सकते हो। 18, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग और रेडियस of radius R to the point on the axis at distance 2√2R from its center is, x डिस्टेंस पे कोई रिंग है जिसकी रेडियस R, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या था Bx = B0 अपॉन √x² + R² 1/3/2। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, याद हो तो। सही है, याद रखो, नहीं तो अलग से आप फॉर्मूला लेके फिर उसका रेशियो ले सकते हो, लेकिन याद रखो B0 सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो B0 अपॉन x² अपॉन R² + 1/3/2। हमको किसका रेशियो चाहिए, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हमको B0 अपॉन Bx का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा x² अपॉन R² + 1/3/2। लेकिन बच्चों हमको x डिस्टेंस क्या लेना है 2√2R, तो चलो यहां पे रखेंगे 2√2R का स्क्वायर अपॉन R² + 1/3/2। R² कट हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 = 8, 8 + 1 9, 9 का होगा यहाँ पे 3/2,
तो ये पहले 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 3 और 3 का क्यूब होगा, तो यहाँ पे आएगा 27:1। अच्छा क्वेश्चन था, आना ही चाहिए। सही है, सही है। 19. The dimensional formula of current sensitivity of moving coil galvanometer is। भाई करंट सेंसिटिविटी किसको बोलेंगे? तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये जो है वो तो रेडियन में होता है और ये जो होता है एम्पियर में। इसको तो यूनिट होगा नहीं, तो फिर इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0 a-1, तो आपको मिलने वाला है a। सही है, सही है। 20. The horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 to minus 5 टेस्ला। हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया है 3 into 10 to power minus 5 टेस्ला। ये होता है कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ टू नॉर्थ, याद रखना। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, दे दिया है। A very long straight conductor is carrying steady current of 1 ampere। डेटा दिमाग में सेट करते जाओ तो आ जाएगा 1 एम्पियर। What is the force per unit length? आपको force per unit length find करना है। When the wire is placed on the table and the direction of current is north to south। भाई हमने पढ़ा था कि कोई आई करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, उसको B मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखोगे, थीटा एंगल पे, तो उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो है ILB साइन थीटा। हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए IB साइन थीटा। हाँ, यहां पर हम देख सकते हैं कि थीटा कौन है बच्चों? थीटा जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल, करंट एलिमेंट IL और B के बीच का एंगल। लेकिन आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ है, और ये साउथ टू नॉर्थ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो भाई करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो 0 डिग्री हो जाएगा। जो ये 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहां पे फोर्स लगेगा ही नहीं उस पर। सही है, सही है। 21. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस A एंड कैरिंग करंट I is B। देन द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वायर। भाई हमको पता है कि ये जो वायर है, कोई थिक वायर ले लेंगे, ये उसकी एक्सिस है, जो उसकी रेडियस हम यहाँ पे A ले ले, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इनर पॉइंट के लिए जब तक डिस्टेंस यहाँ तक है R लेस देन A, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? μ0I/2πa² इंटू R। यहां पर लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू R। कहां तक? उसकी सरफेस तक। लेकिन बाहर के पॉइंट के लिए फॉर R ग्रेटर देन A, तो फिर तो पूरा करंट उसके सेंटर पे ही मान लेंगे, एक्सिस पे मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ0I/2πr। तो यहां पर लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो एक्सिस से सरफेस तक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ऐसा ग्राफ कहां पर है तो आप देख पाओगे, तो आपको वो बी में देखने को मिलेगा। पहले स्ट्रेट लाइन आएगी और फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन वाली आएगी। सही है, सही है। 22. A paramagnetic substance is placed in a non-uniform magnetic field। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल बच्चों, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहां पे जाएगा? वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएगा। टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक है तो ये बिहेव करेगा। चलो नेक्स्ट 23. As shown in figure, two identical conducting rings of radius r are placed in a magnetic field। देखो दो रिंग्स मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। इन फिगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 टेस्ला पर सेकेंड इन फिगर बी। अरे इन फिगर ए, भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। सही है ना? इतने रेट से फिगर ए में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रिंग ए एंड रिंग बी व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप। अब ऊपर से देख रहे हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चलो यूज करेंगे लेंस लॉ। भाई लेंस लॉ क्या बोल रहा है कि आप ऐसा कोई भी एफर्ट करेंगे जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो ऐसा ही करंट प्रोड्यूस होगा जो उसको अपोज करेगा। इन शॉर्ट, आप फ्लक्स को डिक्रीज करवाने का ट्राई करोगे तो करंट
ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो फ्लक्स को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। और आप फ्लक्स को डिक्रीज करवाने का ट्राई कर रहे हो, मैं वही बोला क्या, आप फ्लक्स को इंक्रीज करवाने का ट्राई करोगे तो करंट उसको डिक्रीज करवाने का ट्राई करेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और आप फ्लक्स को डिक्रीज करवाने का ट्राई करोगे तो वो फ्लक्स इंक्रीज हो, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर देखो आप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड। आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जो मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करूंगा तो इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या करेगा, ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। फर्स्ट केस में हमने इंक्रीज किया है ये फिगर में, तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा, यहां पर ये रिंग में जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करवाने का ट्राई करेगा। और डिक्रीज करवाने के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक आपका इनवर्ड है, तो यहां पे उसका ऑपोजिट मतलब आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा, और आउटवर्ड प्रोड्यूस करने के लिए राइट हैंड्स को यूज करेंगे। तो ऐसे फिंगर बेंड हो रही है अपनी, तो करंट ऐसे जाएगा, सही है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बाहर का होगा, तो करंट कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, सही है, सही है। और सिमिलरली यहां पे देखें तो यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन यहां पर यह बात भी है कि ये जो फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो फील्ड है वो कौन सी, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। कौन सा फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। और आप यहां पे इसको डिक्रीज करवाने का ट्राई करोगे तो यहां पर करंट क्या करेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो हेल्प करेगा, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाला होगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो ये भी आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड ही करेगा, मतलब दोनों केसेस में आपको एंटी क्लॉकवाइज ही करंट मिलेगा। कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सही है, सही है। 24, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस, बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको एम दिया है 2 हेनरी। द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 30 एम्पियर। तो करंट आपका चेंज हुआ 0 to 30 एम्पियर, मतलब 30 एम्पियर उसका चेंज हुए। और डेल्टा टी टाइम कितना है, 0.15 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का चेंज फाइंड करना है। तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन चेंज ऑफ करंट। ओके, तो यहां पे डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आई। एम कितना है बच्चों, 2, करंट कितना है 30, तो ये हो गया कितना, 60 वेबर। क्या आएगा, 60 वेबर। अभी फिलहाल ये आंसर आएगा, लेकिन बच्चों कोई नंबर ऑफ टर्न्स तो दिए नहीं है। हाँ, मान लो कि ये में पूछा होता तो फिर हम क्या करते, यहां पे लिखते एम इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो आपका आंसर थोड़ा अलग हो जाता। 60 डिवाइडेड बाय 0.15 वाला फिर आप कैलकुलेट कर लेना, सही है, याद रखो। 25, in an AC generator induced EMF E is equal to 0 at T is equal to 0। भाई AC जनरेटर कौन सा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, AC है ना। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to E0 sin ओमेगा टी या तो cos ओमेगा टी, sin ओमेगा टी या तो cos ओमेगा टी। लेकिन हम साइन लेंगे, क्यों साइन लेंगे बच्चों, ऐसा कौन सा फंक्शन है वो 0 टाइम पे 0 होता है, तो साइन वाला फंक्शन 0 डिग्री 0 टाइम पे साइन 0 होता है, बराबर। अभी यहां पे ये बोला होता है कि 0 टाइम पे ईएमएफ मैक्सिमम है, तो फिर मैं यहां पे कॉस फंक्शन लेता, लेकिन फिलहाल 0 पे 0 है तो मैंने साइन यूज किया है। ओके, तो मैक्सिमम फाइंड करनी है। भाई मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू कहां पे होगा, π/2, तो टी आपको मिल जाएगा π/2 ओमेगा। कहां पर है ऐसा आंसर, मैक्सिमम एट दिस टाइम, सही है, सही है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू इट्स आरएमएस वैल्यू इन एलसीआर एसी सर्किट। हमको पता है आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू से √2 VM/√2, लेकिन हमको फाइंड करना है जो VM है मैक्सिमम वैल्यू उसकी आरएमएस से कितनी ज्यादा है, तो √2 यहां पे लिखेंगे VRMS। भाई √2 मतलब क्या होता है, 1.414 VRMS।
जो परसेंटेज में करना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 141.4% ऑफ VRMS। तो देखो एकदम इजी आ गया, सही है। तो यहाँ पे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू इट्स RMS वैल्यू। यहां पे उल्टा पूछा है कि ये पूछा है, चलो देख लो एक बार। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू परसेंटेज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू इट्स RMS वैल्यू इन द LCR सर्किट। ये थोड़ा यहां पे देखो VM यहां पे करेंगे, यहां पे VM तो VRMS इतने टाइम्स होगी, लेकिन यहां पर जो VRMS पूछेंगे तो 1/√2 VM, तो ये हो गया 0.707 VM, तो यहां पे 70.7% ऑफ VM। तो यहां पर समझो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू VRMS वैल्यू से 141.4 टाइम्स होगी, लेकिन RMS वैल्यू VM की वैल्यू से 70.7% होगी। तो यहां पर यही आंसर मैं सेट करता हूं, यही बैठेगा, सही है, याद रहे। 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग AC सर्किट वी गेट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर 1 एट रेजोनेंस कंडीशन। पर रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि भाई XL और XC सेम होने चाहिए। अभी ये दोनों सेम कब होंगे, जब सर्किट में दोनों अवेलेबल होंगे तब। तो देखो ये सर्किट में C नहीं है, इसमें L नहीं है, इसमें C नहीं है, तो रेजोनेंस के लिए कंपलसरी सर्किट में LC होने ही चाहिए, तो ये आंसर D आएगा। 28 द आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। मैं आउटपुट वोल्टेज बोला है, मतलब मैं यहां पे वोल्टेज लिख देता हूं सेकेंडरी कॉइल का, जो होता है 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वॉट लाइट बल्ब। ओके, तो हमको फाइंड करनी है पीक वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल, पहले P इज इक्वल टू VI कर लेंगे, तो ये 12 मिला आपको, ये आपके पास 24 है, तो करंट आपको मिल जाएगा 1/2 एम्पियर, सही है। फुट 24 नीचे आएगा तो 1/2 एम्पियर मिलेगा, लेकिन ये जो मिलेगा वो आपका IRMS होगा। कौन होगा? IRMS। आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं IRMS इज इक्वल टू IM/√2। सही है बच्चों, IRMS इज इक्वल टू IM/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको करोगे तो IM इज इक्वल टू 1/√2, जो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। कहां पर है ऐसा आंसर? तो 1/√2। बच्चों सही है, देख लो एक बार। P इज इक्वल टू VI, तो I इज इक्वल हो गया 1/2 एम्पियर। इसकी जगह पे लिखने का IRMS इज इक्वल टू IM/√2, √2 पर जाएगा तो 1/√2। नेक्स्ट 29 Which way rays are used in a medicine to destroy cancer cells? तो वो है गामा रेज। थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आना ही चाहिए। 30 The speed of light in a medium is this। लाइट की स्पीड दी है 200 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों नहीं चलेगा, सेंटीमीटर को मीटर कर लेते हैं, तो ये 200 का 2 हो गया मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? C/V। C कौन है बच्चों? 3 × 10⁸, और V कौन है? 2 × 10⁸। तो ये करोगे तो ये 1.5 वाला आंसर आ ही जाएगा। सही है, सही है। 31 व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। हमको पावर चाहिए, पावर। तो पावर का फॉर्मूला तो हम क्या पढ़े? P1 + P2, ये 1/F1 + 1/F2। अभी आप देख पाओगे बच्चों कि दोनों की फोकल लेंथ सेम है। कितनी है? डजंट मैटर, दोनों की सेम है, लेकिन एक आपका कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्केव है, तो एक की फोकल लेंथ में F लूंगा और दूसरे की फोकल लेंथ माइनस है, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 0। तो पावर आपका हो जाएगा 0। क्या पूछा है? पावर, तो पावर का आंसर आएगा 0, लेकिन फोकल लेंथ पूछी है तो वो इनफाइनाइट आएगी, याद रखना। सही, सही। 32 At what angle of incidence should a ray of light incident on the face of equilateral prism? भाई इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है तो सिंपल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि उसका प्रिज्म एंगल कितना है? 60 डिग्री। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज 46 डिग्री, बट मिनिमम एंगल डेल्टा वो आपको दिया है 46 डिग्री, और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। सही है, हमने पढ़ा है I + E = A + डेल्टा, लेकिन
हमको पता है डेल्टा जो आपका मिनिमम होगा तो यहाँ पे I इज इक्वल टू ई होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 2I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। सिंपल भाई, हमको पता ही है 60 प्लस डेल्टा एम कितना है 46, तो ये क्या हो गया 106, तो ये 2I हुआ। आपको I चाहिए तो डिवाइड करोगे तो 53 डिग्री मिल जाएगा। सही है, सही है। 33, if the tube length of a compound microscope is increases the magnification, भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। जो आप ट्यूब लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज ही होगा। सही है। 34, two waves of same intensity I0 emitted from two sources having same phase difference, मतलब coherent sources है। Due to the superposition of two wave, the intensity of resultant wave is directly proportional to, ये तो फॉर्मूला है, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। I0 इंटेंसिटी वाले दो वेव्स की जिनका इंटेंसिटी सेम है लेकिन फेज डिफरेंस 5 है, तो उनका रिजल्टेंट जहां पे सुपरपोज्ड हो रहा है वहां पे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी 4I0 cos स्क्वायर 5/2। सही है, तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा ये वाला। नेक्स्ट 35, फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, कोई पॉइंट सोर्स से लाइट जा रहा है बाहर तो उसके जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, हाँ कि नहीं। कहां पर है, द वेव फ्रंट्स इज स्फेरिकल। 36, in Young's double slit experiment the slits are separated by this much distance, दो स्लिट के बीच का YDSE Young's double slit experiment में मतलब इंटरफेरेंस में D आपको दिया है 0.54 mm, मीटर में कन्वर्ट कर ही लेते हैं, जो भी होगा बाद में करेंगे। सही है, तो ये 5.4 इंटू 10⁻⁴ आ गया। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.8 मीटर अवे, कैपिटल D आपको दिया है 1.8 मीटर। The distance between central bright fringe and the sixth bright fringe is measured to be 1.6। आपको ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस दिया है 1.2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ, हमको वेवलेंथ फाइंड करनी है। सही है, चलो सिंपल। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने क्या लिखा था, XD/D इज इक्वल टू m लैम्बडा या n लैम्बडा। हम m की वैल्यू 6 ले लेंगे तो यहां पे 6th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, तो ये लिख सकते हैं, तो लैम्बडा आपका क्या हो जाएगा x6d अपॉन 6 कैपिटल D। चलो ये आपको दिया है क्या 1.2 इंटू 10⁻⁻²। डिस्टेंस आपको दिया है 1.8 शायद, अरे नहीं 0. ये जो डिस्टेंस है वो आपको 5.4 दिया है, 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴। 6 तो 6 ही है और D आपको 1.8 दिया है, तो इसको करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 600 वाला आंसर आएगा। 2 3 6। पावर सेट कर लेना अपने हिसाब से, मैं सिर्फ डिजिट्स देखता हूँ। 2 3 6 वाला कोई और है ही नहीं, तो बी आंसर आएगा। 37, the minimum value of electric field required to pull out electron from metal is approximately volt per centimeter। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई फील्ड एमिशन करवाना है। क्या फील्ड एमिशन, मेटल प्लेट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, और उसमें नेसेसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था 10⁸ वोल्ट पर मीटर, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर पूछा है, तो ये हो जाएगा 10⁶ वोल्ट पर सेंटीमीटर, याद रखना। तो आपका आंसर आने वाला है ये, लेकिन इसमें भी जुगाड़ करते हैं। देखो वोल्ट पर मिलीमीटर पूछा है, जो वोल्ट पर मिलीमीटर पूछेंगे तो यहां पे वोल्ट पर मिलीमीटर होगा। कोई बोलेगा नहीं सर वोल्ट पर माइक्रोमीटर पूछेंगे तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है 0.1 वोल्ट पर नानोमीटर, ये भी हो सकता है। याद रहे जितना आपको पूछा है वो हिसाब से आपको आंसर देना है। यहां पर 10⁶ आएगा। 38, the monochromatic light of frequency this much is produced by laser, the power emitted is this, how many photon per second on an average are emitted by the source। पावर का फॉर्मूला क्या है, E/T। E is the energy of radiation and if radiation is made up of n photons then
its energy is nh nu upon t. So we have to calculate number of photons. So pt upon h nu. पावर आपको दिया है, ये रहा पावर 4 इंटू 10 टू पावर -3. कितनी सेकंड में पूछा है? पर सेकंड में पूछा है. h की वैल्यू आपको पता है 6.625, जो बोला है वो लेना है 3 इंटू 10 टू पावर -34 और फ्रीक्वेंसी आपके पास है 6 इंटू 10 टू 14. 1 के आजू बाजू वाला आंसर आएगा. देख लो, मुझको तो यही लग रहा है. मैंने कैसे एज्यूम किया? 6 6 36 और उसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे तो नीचे वाला 40 हो जाएगा. नीचे वाला 40 हो जाएगा तो ये 0.1 है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 आएगा इंटू यहाँ पे 10 टू 17 आएगा. एक पॉइंट कवर कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा. सही है. 39. व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास दिस मच? भाई बुलेट का मास आपको दिया है, उसकी स्पीड दी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा h अपॉन क्या है एम वी. h कौन है बच्चों? 6.625 इंटू 10 टू पावर -34. यहाँ पे 6 बोला है तो 6 रखेंगे. चलो इसको कैंसिल कर दो. अपॉन मास क्या है? इतना. इसको मैं ठीक से लिखूँ तो 3.3 इंटू 10 टू पावर -2 0.033. मैंने 2 पॉइंट कवर करे तो ये आया. और स्पीड आपको दी है किलोमीटर में, तो ये हो गया इतने मीटर पर सेकंड. ये कट होकर यहाँ पे 2 हो जाएगा. 2 इंटू बस एक ही आंसर ऐसा है 2 वाला, तो फिर तो यही आएगा. पावर सेट कर लेना, ये ऊपर एक जाएगा तो -35 हो जाएगी. 40. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट. थर्ड एक्साइटेड मतलब क्वांटम नंबर कौन सा? 4. ऑर्बिट नंबर 4 होगा. फर्स्ट होती है वो ग्राउंड स्टेट होता है, और थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ ऑर्बिट होगी. और उसमें हमको उसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए. भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है NH अपॉन 2 पाई. n कितना बच्चों? 4h अपॉन 2 पाई. तो यहाँ पे हो गया 2h अपॉन पाई. चलो 2h की वैल्यू यहाँ पे फिर से बोला है तो 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 और पाई होता है 3.14. ये ऑलमोस्ट 4 के आजू बाजू वाला कुछ आंसर आएगा तो ये वाला आंसर सेट हो जाएगा. देख लेना, मैं फिर से भी कैलकुलेट से कर लेता हूं फिर भी आपके संतोष के लिए. 4.22 सही है, सही है, आना चाहिए. नेक्स्ट. ओके, खत्म हो गए. रिवाइज अगेन. 2025 का पेपर आपने देखा, ऑलमोस्ट कुछ नहीं था पेपर में. 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सारा पेपर इजी था. सही है. चलो फिर से एक बार देख लो, जहां पर भी डाउट हो क्लियर कर लो. मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ.